हाँ दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुजों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है ना, वो सीखने वाले हैं हम। इससे पिछले चैप्टर में हम ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी सीख चुके हैं। उन प्रॉपर्टीज को सीखे बिना हम ट्रायंगल के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो जिन्होंने पिछला लेसन नहीं देखा है वो पिछला लेसन जरूर देख लेंगे, उसके बाद ये लेसन कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। देखो हम हमारा आज का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुजों को किस तरीके से बांटा गया है। तो दो तरीके से उनका नामकरण किया गया है, बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल मतलब कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, और ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स भुजाओं के आधार पर। अब उनके जिस तरीके से उनको कोणों के आधार पर बांटा गया है, जिस तरीके से भुजाओं के आधार पर बांटा गया है, उनका नाम रखा गया है अलग अलग, है ना। तो हम पहले शुरू करते हैं भुजाओं के आधार पर। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है, हम इनको वन बाय वन सारा पढ़ेंगे डिटेल से। समबाहु, ये समद्विबाहु, ये समद्विबाहु है ना। और ये हो जाएगा हमारा विषम बाहु, विषम बाहु। अब देखो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ेंगे। एक बार इनका नामकरण इनका और देख लेते हैं, कोणों के आधार पर किस किस तरीके से बांटा गया है। देखो एंगल कोणों के आधार पर बांटेंगे हम। तो एक तो न्यून कोण बनता है। न्यून कोण मतलब जिसके सभी कोण क्या होने चाहिए, न्यून कोण होने चाहिए। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, एक तो राइट एंगल समकोण होता है, और समकोण में कोण एंगल का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से कोई एंगल कम है तो उसको न्यून कोण बोला जाता है। ये हम सीख चुके हैं लाइन एंड एंगल वाले चैप्टर के अंदर। और 90 डिग्री से कोई एंगल बड़ा हो गया तो उसको अधिक कोण बोला जाता है। तो ये तो होता है न्यून कोण जो होता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो वो हो जाता है अधिक कोण, है ना, अधिक कोण। न्यून कोण को इंग्लिश में एक्यूट बोलते हैं, और अधिक कोण को ऑब्ट्यूज बोलते हैं, और समकोण को राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो न्यून कोण त्रिभुज बन गया, एक समकोण त्रिभुज बनेगा, और एक बनेगा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तीन तरीके के त्रिभुज कोणों के आधार पर बनते हैं। तो हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं ना। अब ये लिखा है हमारे सामने ये प्रॉपर्टी। अब इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ रूल्स है ना, कुछ ये प्रॉपर्टीज है जो हम सीखते हैं। सबसे पहले देखो इन पर ध्यान देते हैं। देखो अगर कोई भी त्रिभुज है उसके दो कोण a प्लस बी तीसरे कोण के बराबर हो गया, ये एंगल a है, एंगल b है, ये एंगल b है, और ये एंगल c है। अगर ये ऐसे आ गए, एंगल a और एंगल b का सम तीसरे एंगल के बराबर हो गया। अब समझो इसको, देखो तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है भाई। तीनों कोणों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। a प्लस बी प्लस सी कितना बन गया 180 डिग्री बन गया, है ना। a प्लस बी हमने किसके बराबर कर दिया, c के बराबर। तो इसकी जगह हम c रख दे, a प्लस बी की जगह हमने c रख दिया। ये c है 180 डिग्री। तो यहाँ से ये 2c बराबर कितना बन गया 180 डिग्री, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। तो ये जो एंगल, एक एंगल क्या बन गया c 90 डिग्री का बन गया। इसका मतलब जो ट्रायंगल बनेगा वो क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक बात समझ में आई। दूसरा, अगर ये एंगल a है और ये एंगल b है, ये तीसरे से बड़े बन गए, तीसरे एंगल से बड़े बन गए, तो ये क्या बनेगा, ये न्यून कोण बनेगा। तो तीसरा एंगल जो है इन दो का सम तीसरे से बड़ा हो गया तो वो क्या बनेगा, न्यून कोण, एक्यूट एंगल, है ना। इसको हटा देता हूं, ये बनेगा न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, ये बन गया समकोण। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो भी हमें यही बोलती है कि एंगल A और एंगल B का सम अगर तीसरी से छोटा हो गया तो एंगल C से अगर छोटा हो गया तो ये बन जाएगा अधिक कोण। इस तरीके से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोणों के आधार पर। कोण चेक करके हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनके सम के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक केस तो ये बन गया, है ना। अब देखो इनको याद कैसे रखेंगे एग्जाम के अंदर, सी पर ध्यान रखना। सी पर ध्यान रखोगे कि अगर ये बराबर सी आ गया तो समकोण बनेगा, ये तो ध्यान ही है ना। ठीक है,
ये जो लाइन है देखो, ये जो सी है छोटा रह गया, ये जो एंगल सी है ये 2 से छोटा रह गया तो न्यून कोण, न्यून का मतलब छोटा हो गया है ना। एंगल जो सी है वो 2 से छोटा हो गया तो न्यून, एंगल जो सी है वो 2 से बड़ा हो गया तो अधिक हो गया। एंगल सी पर फोकस करोगे, एंगल सी के ऊपर, सी अगर छोटा रह गया 2 से तो न्यून कोण, न्यून का मतलब छोटा, और एंगल जो सी है वो बड़ा बन गया 2 से तो ये अधिक हो गया। अधिक का मतलब बड़ा हो गया ना, सी बड़ा हो गया तो अधिक कोण बनेगा, सी छोटा रह गया तो न्यून कोण बन गया, और सी बराबर बन गया तो समकोण बन गया। ठीक है, एक केस बन गया। दूसरे पे ध्यान पे देते हैं। देखो अब दूसरा क्या बोलता है हमें, साइड का रिलेशन। ये तो क्या बना है, एंगल का, ये त्रिभुज जो है ए बी और सी के अंदर ये एंगल ए है, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। दूसरा हमें साइड के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। साइड का रिलेशन ए बी और सी, तो ये ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। तो अगर इनका स्क्वायर का रिलेशन बनता है, देखो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बन गया तो ये तो समकोण बनेगा। ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, सबको पता होगा। अगर दो भुजाओं का स्क्वायर का सम तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर बन गया तो वो पाइथागोरस थ्योरम होती है, समकोण त्रिभुज बनता है। ये समकोण में लगती है, ये समकोण बनता है, ये तो सबको पता है, समकोण त्रिभुज बन गया भैया। लेकिन सेम टू सेम अगर ये ऐसा आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो सी स्क्वायर ये छोटा रह गया तो ये न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो सी स्क्वायर ये बड़ा हो गया तो ये अधिक कोण बन जाएगा। ये भी सेम ही है ऊपर वाले की तरह। इस बार क्या है, यहां तो ऊपर वाले में हम कौन काम में ले रहे थे, कोण काम में ले रहे थे, और यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर तो हम एंगल्स काम में ले रहे हैं और यहां पर हम साइड्स काम में ले रहे हैं। ठीक है, ये साइड्स के लिए रिलेशन है। तो बराबर बन गया तो ये तो सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम होती है, ये तो डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये तो समकोण त्रिभुज बनाएगा। अगर सी छोटा रह गया, सी का स्क्वायर जो है इन दोनों के स्क्वायर के सम से छोटा रह गया तो न्यून कोण, न्यून का मतलब छोटा, सी बड़ा बन गया तो अधिक कोण त्रिभुज। ये याद रखोगे, ये इसकी हेल्प से हम ट्राइंगल्स को फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा ट्राइंगल बनेगा साइड्स को देखकर, कंपेयर करके। ठीक है, अब वन बाय वन इनको पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज कैसे बनता है ना, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या खास बात होती है इसकी। तो समबाहु, सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा, बराबर भुजा। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्वी का मतलब भी क्या होता है, बराबर। इक्विलेटरल, इक्वी का मतलब इक्वल और लेटरल का मतलब साइड्स, इक्वल साइड्स। तो इसकी सारी की जो सारी साइड्स होती हैं वो बराबर होती है, मतलब सभी भुजा, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजा बराबर, सभी भुजा बराबर होती हैं तो सारे के सारे जो एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं, सभी कोण बराबर होते हैं। सभी कोण बराबर होते हैं। इस तरीके से बनेगा, ये ए बी और सी, तो इसकी साइड ए बनेगी। ये एंगल 60 डिग्री, तीनों कोण बराबर है तो कितने बनेंगे, ईच एंगल 60 डिग्री का बन जाएगा। इस तरीके से इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम और क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसका एरिया पढ़ेंगे। पहले इसकी हाइट पढ़ते हैं, हाइट क्या होता है, इसका एरिया भी, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके एरिया के पूछे जाते हैं ना। इसकी इन रेडियस और इसकी सर्कम रेडियस में क्या रिलेशन होता है वो भी पढ़ेंगे। इसको हम दोबारा भी पढ़ेंगे, जहां पर हम सेंटर पढ़ेंगे ना त्रिभुजों के केंद्र, है ना, वहां पर हम इसकी इन रेडियस और सर्कम रेडियस को दोबारा से पढ़ेंगे, यहां पर भी पढ़ेंगे ना। ध्यान से समझना क्या है। देखो अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी हाइट, इसकी हाइट, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट। हाइट क्या होती है, किसी वर्टेक्स से सम्मुख भुजा पर जो परपेंडिकुलर लंबवत दूरी होती है वो इस त्रिभुज की हाइट होती है ना। तो ध्यान से समझो, ए बी और ये सी, तो हमने यहां से एक शीर्ष से इसके ऊपर लंब डाल लिया। इस शीर्ष से जो लंब डालेगा ना वो इन दोनों भुजाओं को समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित क्या होता है कि समान दो भागों में बांटना, इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगा, है ना। ये कैसे होता है, ये
ट्राइंगल और ये जो येलो वाला मैं करने वाला हूं, ये दोनों ट्राइंगल क्या बन जाएंगे, सर्वांग सम बन जाएंगे। सब हम सिमिलैरिटी पढ़ेंगे ना, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता और समरूपता, उसमें हम रूल पढ़ेंगे सर्वांग समता के और समरूपता के। तो वहां से हम इस थ्योरम को प्रूव कर पाएंगे। जब आप इसको अप्लाई करोगे तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि ये जो येलो वाला ट्राइंगल है और ये जो व्हाइट वाला ट्राइंगल है, दोनों सर्वांग सम है। इससे ये दोनों साइड भी बराबर हो जाएगी। आपने 9th-10th क्लास में इसकी थ्योरम पढ़ी होगी, पर आपको थ्योरम प्रूव नहीं करनी है, बस ये याद रखना है कि इसके वर्टेक्स से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। ये ना, यही प्रॉपर्टी समद्विबाहु में भी एप्लीकेबल है ना, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसमें भी एप्लीकेबल है, याद रखोगे। तो ये दोनों भुजा बराबर है ना, समझ में आई बात। इस वर्टेक्स से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। ऐसा ही इसके वर्टेक्स पर भी है, इस पर भी हो सकता है ऐसा, और इस वर्टेक्स से सम्मुख भुजा पर लंब डालेंगे तो इन दोनों को समद्विभाजित करता है। लेकिन ये ऐसा जो है वो समद्विबाहु में नहीं है। वो क्यों नहीं है वो हम वहां पर पढ़ेंगे, अभी केवल इस पर फोकस करते हैं। देखो ध्यान से समझना कि जब हमने इसकी साइड ए मानी, तो ये जो साइड है दोनों, इसको हमने एक लंब डी डाल दिया, एडी लंब हो गया, एडी लंब हो गया, तो बीडी की लेंथ क्या हो जाएगी, a/2 हो गई। ऐसे ही CD की लेंथ भी क्या हो जाएगी, a/2 हो गई। ये a हो गया, है ना। तो ये जो AD की लेंथ है ये हमें निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया AD और ये B के अंदर, हम इसमें भी लगा सकते हैं, इस वाले के अंदर। यहाँ पर ये राइट एंगल है, इसकी साइड है ये a/2 है और ये AD है, हमें AD निकालना है। तो कर्ण के स्क्वायर में से ये आधार का स्क्वायर घटा देंगे तो लंब का स्क्वायर आ जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर है a², इसमें से हमें a/2 स्क्वायर अगर घटा दिया तो क्या आ जाएगा, AD² आ जाएगा। AD की लेंथ के लिए इसका रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा AD। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये a²/4 बनेगा। ये a² में से घटेगा, है ना, एक में से 1/4 गया तो 3/4 बच जाएगा ना। तो 3/4 a² है, 3/4 a² है ना। इसका रूट करना है तो 4 का तो नीचे 2 बन गया, ऊपर √3 रह गया और a² का a बन गया। ये इसकी हाइट होती है। किसी भी समबाहु त्रिभुज की हाइट क्या होती है, √3/2 ऑफ a। a क्या माना हमने, भुजा, है ना। तो इसकी हाइट लिख दूं, ये तो हटा दूं। इसकी हाइट के लिए मैं लिख देता हूं यहां पे, इसकी ऊंचाई √3/2 ऑफ साइड, साइड का √3/2 गुना जो होता है वो इसकी हाइट बन जाती है ना। इसकी जो अनोटेड पीपीटी है वो आपको ये जो परीक्षा राज टेलीग्राम चैनल है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से इसकी अनोटेड पीपीटी मिल जाएगी आपको, है ना। वहां पे आपको ज्योमेट्री के, अलजेब्रा के, सबके शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, ताकि आप एग्जाम के टाइम पे उनको क्विक रिवीजन के लिए काम में ले सकते हो। वो भी विजुअल के साथ में, विजुअली अट्रैक्टिव होंगे वो, है ना, सारे के सारे। देखो हाँ, अब हम करेंगे इसका एरिया। एरिया कैसे फाइंड करेंगे इसका, तो किसी भी त्रिभुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां से हमने हाइट निकाली है इसकी। अभी तक ये जो लंब डाला था हमने हाइट, ये AD, ये हाइट है। इसका बेस हमें पता है क्या, बेस की लंबाई हमें a पता ही है। तो इसकी हाइट निकालेंगे तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है, भुजा का √3/2 गुणा, तो ये 2 गुणा 2 नीचे तो 4 बन गया, a² बन गया, और ये √3/4 बन गया, √3/4 बन गया। तो इसका जो एरिया बनेगा वो क्या बन जाएगा, साइड स्क्वायर बनेगा, एरिया बनेगा √3/4 a²। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है अगर एरिया का क्वेश्चन पूछेगा तो वो यहां से पूछ लेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया से, है ना। ये हो गया इसका एरिया। अब क्या क्या सीखा हमने, इसकी भुजा बराबर होती है, सभी कोण बराबर होती है, इसकी ऊंचाई हो गई, इसका एरिया हो गया। अब देखो एक रिलेशन और आता है इसके अंदर, वो होता है इसकी इन रेडियस का और सरकम रेडियस का। तो इन रेडियस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर क्या खास बात होती है कि इसके जितने भी केंद्र होते हैं ना, सेंटर कौन कौन से होते हैं, हम केंद्रक पढ़ेंगे, यही बता देता हूं एक बार इनके नाम। केंद्रक पढ़ेंगे, हम लंब केंद्र पढ़ेंगे, हम परिकेंद्र पढ़ेंगे,
ये कैसे बनते हैं, इनको कैसे फाइंड किया जाता है, वो सब पढ़ेंगे। एक अंतः केंद्र होता है, ये क्या होते हैं, किससे बनते हैं, है ना, वो सब पढ़ेंगे जब हम सेंटर ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे ना, त्रिभुजों के केंद्र। तो इसमें हम ये इन दो पर फोकस कर रहे हैं एक बार, तो परिकेंद्र और अंतःकेंद्र, है ना। परिकेंद्र वो होता है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर उसके चारों ओर जो वर्त बनाया जाता है उसका जो सेंटर होता है वो होता है उसका परिकेंद्र। अंतःकेंद्र जो होता है कि मतलब कोई त्रिभुज है या फिर कोई भी बहुभुज है, उस की जो बहुभुज है या फिर त्रिभुज है उसकी सभी भुजाओं को टच करता हुआ एक अगर हम सर्कल बनाए, वर्त बनाए, है ना, तो वो जो वर्त है उसका जो केंद्र होता है वो होता है अंतःकेंद्र, है ना। तो अगर वर्त बनाया तो उसकी त्रिज्या भी होगी, तो उस सर्कम जो परिवर्त है उसकी त्रिज्या को परित्रिज्या बोलते हैं, और जो अंतःवर्त है उसकी त्रिज्या को अंतःत्रिज्या बोलते हैं। अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर खास बात है कि इसके सारे के सारे केंद्र इक्वल मतलब सेम पोजीशन पे होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं सारे के सारे केंद्र, भले ही वो लंब केंद्र हो, केंद्रक हो, या फिर परिकेंद्र हो, अंतःकेंद्र हो। तो अगर इसका केंद्रक हम यहां माने तो जो केंद्रक होता है वो मीडियन को 1/2 के रेशियो में डिवाइड करता है। जो साइड वाला ये 2 हो गया, ऊपर वाला वर्टेक्स की तरफ तो 2 बनेगा, नीचे वाला 1 बनेगा, है ना। अब देखो ये जो 2 वाला जो पार्ट है ना ऊपर वाला, ये हम दोबारा से पढ़ेंगे जब केंद्रक पढ़ेंगे उस टाइम पे। अभी ध्यान से समझो, ये जो पार्ट है ये 2, ये तो इसकी क्या बनेगी, इसकी सरकम रेडियस, और नीचे वाली क्या बनेगी, इसकी इन रेडियस, है ना, इन रेडियस बनेगी इस तरीके से। ये तो है इन रेडियस आर आई, और ये जो 2 वाला पार्ट है ये है आर सी, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। जो पॉलीगन वाला पार्ट है वहां से भी हम निकाल सकते हैं, जिन्होंने पॉलीगन का चैप्टर नहीं पढ़ा है वो डिटेल से एक बार पॉलीगन पढ़ लेना, उसके बाद ये देखोगे ज्यादा समझ में आएगा, है ना। सरकम रेडियस इन रेडियस क्या होती है, कैसे उनको फाइंड किया जाता है। तो इसकी जो आर सी और आर आई का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, 2:1 होता है, या फिर अंतःकेंद्र 1:2 में लिख देते हैं इसको, 1:2 का रेशियो बनता है। ये भी याद रखोगे, है ना, ये याद रखोगे, ठीक है। एक रिलेशन और हो गया। दूसरा देखो इसमें एक प्रॉपर्टी देखो, यहां पे हम समझते हैं इसकी ऊंचाई, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी जो हाइट्स होती हैं वो इक्वल होती है। तो इसके अंदर कोई बिंदु मान ले हम, लेट सपोज ये कोई पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट से ये यहाँ पे एक लंब खींचा हमने, इसको P1 नाम दे दिया। दूसरा पॉइंट लंब एक भुजा पर खींचा है तो इसको P1, दूसरी भुजा पर खींचा है इसको हमने P2 नाम दे दिया, और यहां से हमने P3 नाम दे दिया, इसको तीसरा लंब खींचा इसको P3। अब हम सीख रहे हैं इन तीनों का रिलेशन, P1/H1, इसकी हाइट क्या होती है, किसी भी वर्टेक्स से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब हाइट होती है। तो P1/H1, P2/H2 और P3/H3, इन तीनों का रिलेशन, ये जो रेशियो बनता है इन तीनों का सम क्या बनता है, 1 बनता है हमेशा। ये याद रखोगे, है ना। इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम, है ना, लेकिन हम प्रूव नहीं करेंगे, आपके काम का नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये याद रखोगे कि P1/H1, ये भी नहीं पूछेगा आपको, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो मैं आगे बता दूंगा किस तरीके का पूछेगा, पर इसको उस चीज को लेके आने के लिए, ड्राइव करने के लिए ये आपको ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो हम देखो P1/H1 H2 H3, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर H1 H2 H3 तीनों हाइट जो होती है वो इक्वल होती है। तो यहां पर हम H लिख सकते हैं, ये P2/H और P3/H, ये बराबर 1 हो सकता है। तीनों का एलसीएम हमने H ले लिया, तो ये P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर 1 बन गया। यहाँ से ये जो 1 है ये H के बराबर यहाँ पे आ जाएगा। तो जो तीनों लंब होते हैं वो किसके बराबर हो गए, H के बराबर हो गए। तीनों लंबों का जो सम बनेगा P1 प्लस P2 प्लस P3, ये किसके बराबर हो जाएगा, हाइट के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात। अब हाइट हमने क्या फाइंड करी थी, √3/2 ऑफ ए, मतलब साइड के √3/2 गुना। तो ये तीनों जो लंब डाले हमने किसी पॉइंट से, इन तीनों का सम हाइट के बराबर हो गया। ये हो गया हमारा दूसरा रिलेशन। अब इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है वो एग्जाम के अंदर जो पूछता है वो ये पूछता है कि ए बराबर, ये बराबर बनेगा 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। ये वाला रिलेशन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है ना, कि हमें वो बता देगा कि इस ट्राइंगल के अंदर कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसमें एक बिंदु है, उससे तीनों भुजाओं पर लंब डाले गए हैं, और हमें पूछेगा कि साइड बता दो। तो वो साइड का क्या रिलेशन होता है, तीनों लंबों के
सम करेंगे और उसका 2/√3 टाइम निकाल लेंगे तो वो साइड के बराबर आ जाएगा, साइड के बराबर आ गया। अब इसी के आगे एक और चीज हम निकालना चाहें कि यहां से हम एरिया निकालना चाहें, एरिया निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे, देखो एरिया निकालेंगे तो हमें एरिया क्या होता है, √3/4 ऑफ ए स्क्वायर, यही तो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। एरिया को डेल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये बन गया देखो। अब इसको ए की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, √3/4 ए स्क्वायर, तो ये 4/3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3, इसका स्क्वायर आ जाएगा। यही तो, इसका ही तो स्क्वायर किया हमने, ये तो 4 बन गया, ये 3 बन गया और इसका स्क्वायर हो गया। तो ये 4 से 4 कट गया, इसको सोल्व करेंगे तो ये √3 रह जाएगा। तो ये बन गया P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर अपॉन √3। ठीक है, ये हमारा एरिया बन जाएगा। इस पर भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है तो याद रखोगे। ठीक है, ये हो गया हमारा, क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरा हम चलते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब, सम का मतलब सम, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो दो भुजा बराबर होंगी इसकी। किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो भुजाएं बराबर है तो वो बनेगा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये भुजाएं हम बराबर मान लेते हैं। तो एक प्रॉपर्टी आप और याद रखोगे कि किसी भी त्रिभुज के अंदर जो इक्वल भुजाएं होती हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, है ना। ये दोनों भुजाएं बराबर है ना, तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। तो ये इस भुजा के सामने वाला ये, इस भुजा के सामने वाला ये, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये हमेशा एप्लीकेबल है। किसी भी त्रिभुज के अगर भुजाएं बराबर बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर बराबर होंगे। ठीक है, दो भुजाएं बराबर, दो एंगल बराबर। अब इस वर्टेक्स से अगर हम इस भुजा पर लंब डालेंगे, इस वर्टेक्स से अगर हम इस भुजा पर लंब डालेंगे तो ये भी समद्विभाजित करेगा। इसको लंब डालेंगे तो इस तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर देगा। ठीक है, लेकिन दूसरा क्या है कि ये दोनों भुजा तो बराबर नहीं है, तो इस वर्टेक्स से हम इस भुजा पर लंब डालेंगे तो वो इस भुजा को समद्विभाजित नहीं करेगा। क्या याद रखेंगे कि दो भुजाओं जो बराबर बराबर है, ये जो दोनों भुजाएं जिस वर्टेक्स पर मिल रही हैं बराबर भुजाएं, उस वर्टेक्स से सम्मुख भुजा पर लंब डालेंगे तभी वो सम्मुख भुजा को समद्विभाजित कर पाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है और हमने लंब डाल दिया तो वो समद्विभाजित नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आई। एक और ध्यान रखोगे इसके अंदर कि अगर हमने ये जो लंब डाला है, ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है। इन दोनों भुजाओं को, ये जो एंगल है ना, इक्वल साइड से बना जो एंगल है, इसको हमने यहाँ पे लंब डाला है, तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बाइसेक्ट होगा, ये दोनों एंगल बराबर बराबर बनेंगे, है ना। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ये भी याद रखोगे। छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, ये याद रखोगे। ये ए, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, ये एंगल बाइसेक्टर भी बन गया। ये समद्विबाहु त्रिभुज में एप्लीकेबल है तो समबाहु त्रिभुज में भी एप्लीकेबल है ना। यहाँ पे अगर हम लंब डालेंगे तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल बाइसेक्टर बनेगा। ये लंब डाल देंगे तो ये 30 और ये 30, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, समद्विबाहु बन गया। अब इसका हम सीखते हैं कि इसकी दो भुजाएं बराबर होगी, दो भुजाएं बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर हो गए। अब हम इसकी हाइट निकालते हैं। हाइट निकालेंगे तो ये हमारे सामने, अगर इसको हम a मान ले और इसको b मान ले, ठीक है, ऐसे ही मानेंगे। जो असमान भुजा है उसको a बोलेंगे हमेशा, जो समान भुजा है उनको b बोलेंगे। तो ये a/2 और ये भी a/2, क्योंकि ये समद्विभाजित कर रहा है इसको। तो ये वाला जो ट्राइंगल है इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं हम या फिर इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। कर्ण दिया गया, आधार दिया गया है, तो b² माइनस a/2 होल स्क्वायर, इसका रूट कर देंगे तो ये b² माइनस a² बटा 4 रूट 4b² माइनस a² रूट, और ये जो नीचे 4 था इसका हमने रूट हटा के नीचे 2 कर दिया, तो ये हाइट आ गई, है ना। हाइट क्या आ गई, 1/2 रूट
4b² माइनस a², ये लिख सकते हैं 1/2 4b² माइनस a²। b क्या है? समान भुजा, और a क्या है? असमान भुजा। तो समान भुजा के स्क्वायर के 4 गुणे में से हमें क्या घटाना होगा? असमान भुजा का स्क्वायर, और उनका रूट कर देंगे, ठीक है, और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो हो गई हाइट। इसका एरिया निकालते हैं। एरिया सेम ही है, 1/2 इंटू बेस। बेस क्या है? यहाँ पे देखो बेस, ये a है ना, ये a, और हाइट क्या है? ये हाइट हमने अभी फाइंड करी है, 1/2 इंटू 4b² माइनस a², इसका रूट आ गया, ठीक है। तो ये कितना बन गया? a/4, और अंदर है 4b² माइनस a², ठीक है। तो एरिया लिख देता हूं इसको यहाँ पर, a/4 4b² माइनस a², ठीक है, 4b² माइनस a², a/4 हो गया। 1/2 4b² माइनस a², इसी को आगे किया है ना हमने, तो 4b² माइनस a² तो दोनों में कॉमन रह गया। यहाँ पे तो 1/2 है, यहाँ पे 1/2 से और मल्टीप्लाई होगा, a/2 से और मल्टीप्लाई हो गया, बस इतना ही ध्यान रखना है। ये हो गया इसका एरिया, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया सीख लिया हमने इसकी हाइट निकालनी सीख ली, इसकी प्रॉपर्टीज सीख ली। इक्वल एंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ठीक है। अब तीसरा सीखते हैं हम विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, अब देखो यहाँ पे एक जो चीज है ये याद रखना कि इसके जो जितने भी एंगल सेंटर जो होंगे ना, वो एक लाइन के ऊपर होंगे, एक पॉइंट पर नहीं होंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेम होते हैं, सेम ही पॉइंट पर होते हैं, लेकिन इसके जितने भी सेंटर बनेंगे, केंद्र बनेंगे, वो एक लाइन के ऊपर होंगे, ना कि एक बिंदु पर। मतलब समान नहीं होंगे, लेकिन एक लाइन पर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु मतलब विषम का मतलब सारी भुजाएं असमान, तो सारी सभी भुजा असमान, तो सभी कोण भी असमान। ठीक है, किस तरीके से बनेगा? किस तरीके से बन सकता है? बस तीनों भुजाएं असमान होनी चाहिए, ठीक है, तीनों भुजाएं असमान होंगी, बस इसमें और कुछ मोटा मोटा काम नहीं है। इनका एरिया, जब हम एरिया पढ़ेंगे डिटेल से, उस टाइम इनका एरिया कैसे फाइंड किया जाता है वो सीख लेते हैं। विषम बाहु त्रिभुज का एरिया हीरोन फॉर्मूला से निकाला जाता है ना। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से निकाला जाता है, ये याद रखोगे। बाकी जितने भी फॉर्मूले पॉसिबल है वो हम एरिया के अंदर सीखने वाले हैं, त्रिभुज का एरिया, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया हमारे पास भुजाओं के आधार पर। अब कोणों के आधार पर चलते हैं। कोणों, समकोण समकोण त्रिभुज का हमने डिस्कस किया था कि अगर दो कोणों का सम तीसरे कोण के बराबर हो जाए तो वो समकोण त्रिभुज बन जाता है ना, समकोण त्रिभुज। तो ये हमने मान लिया कि ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें ए बी एक्स हो गया, बी सी वाई हो गया, और ए सी को हमने पूरा जो हाइपोटेन्यूज है इसको आर मान लिया। ये तो पता ही है ये क्या होगा, इसको हम लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में ये तो बनेगा लंब, ये आधार, और ये कर्ण। कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा बनती है। समकोण त्रिभुज के अंदर देखो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा आर स्क्वायर के बराबर होगा, तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। दो भुजाओं का स्क्वायर का सम तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ये सब ने आपने 6-7 क्लास में पढ़ ली होगी, है ना। इस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि इसका एरिया निकलवा सकता है ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जो पाइथागोरियन त्रिक होते हैं उन पर क्वेश्चन पूछ सकता है, ट्रिपलेट्स पर बेस्ड। वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, और उसकी मैं डिटेल से अलग लिस्ट भी दे दूंगा आपको। टेलीग्राम चैनल के ऊपर लिस्ट मिल जाएगी आपको, इस चैनल के ऊपर, कहाँ पर है? परीक्षा राज पर, इस पर, है ना। तो वहां पर आप ये ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलते रहते हैं, ठीक है। अब देखो बेसिक तो हम डिटेल से पढ़ ही लेंगे। अब इसमें कुछ अच्छे प्रॉपर्टीज सीखते हैं। इंपॉर्टेंट, हमने मान लिया कि बी से डी के ऊपर एक लंब डाला बी डी, है ना। तो बी डी को इस लेंथ हमने पी मान लिया एक बार, और ये ए डी को हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, है ना। तो इसको ध्यान से देखें हम, अगर इस एंगल को सी को अगर हम अल्फा मान ले, सी को अगर हम अल्फा माने, तो बाकी बचा हुआ जो एंगल ए है ये कितना हो जाएगा? ये सर 90 माइनस अल्फा रह जाएगा, है ना,
रह जाएगा ना। ये देखो ये 90 डिग्री हो गया, ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये कोण कितना रह जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा रह जाएगा। ये पूरा 90 था जिसमें से 90 माइनस अल्फा, तो ये रह गया, तो ये कितना रह जाएगा, अल्फा रह जाएगा। अब देखो जब हम समरूपता पढ़ेंगे तो वहां पर हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी, और साथ में ही उसके रूल भी पढ़ेंगे। समरूपता का रूल ये है कि समरूपता मतलब सिमिलैरिटी के अंदर कोई भी दो त्रिभुज अगर सिमिलर है तो उनकी भुजाओं का रेशियो सेम बना रहता है, हमेशा सेम बना रहता है, ये याद रखोगे, वो हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। अब देखो ये जो ट्रायंगल को अगर आप देखोगे ध्यान से, तो इसके अंदर जो तीनों एंगल है आपस में, तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, ए बी और सी, ए बी डी, बी बी डी और सी, तीन ट्रायंगल बन रहे हैं ना। तीनों ट्रायंगल तीनों के तीनों क्या है, समरूप है ये, है ना। तो ए बी और सी समरूप किसके होगा, समरूपता कैसे लिखी जाती है, जहां पर जो एंगल बना हुआ है उसका एंगल दूसरे ट्रायंगल के अंदर वही एंगल आगे लिखा जाता है ना। तो ए के ऊपर 90 माइनस अल्फा है, तो ए बी सी हमने लिखा है, ए बी सी को हम समरूप किसके बराबर कर रहे हैं, ए बी डी के ना। ए पर 90 माइनस अल्फा है, तो ए बी डी के अंदर, ए बी डी के अंदर भी 90 माइनस अल्फा जहां पर होगा वही हमें सबसे पहले लिखना होगा। तो ए पर 90 माइनस अल्फा ए बी सी के अंदर है, ए बी डी के अंदर 90 माइनस अल्फा कहां पर है, ए पर ही है, तो ये सबसे पहले हम ए लिखेंगे, है ना। फिर देखो बी के अंदर, ए बी सी के अंदर बी पे 90 डिग्री है, लेकिन ए बी डी के अंदर 90 डिग्री कहां पर है, डी के ऊपर है, तो इसके बाद बी पर 90 डिग्री ए बी सी के अंदर है, और ए बी डी के अंदर 90 डिग्री कहां पर है, डी के ऊपर है। फिर बाकी बचा कौन सा है, बी हो गया, ठीक है। अब यही ए बी सी के समरूप ये वाला भी है, बी डी और सी। तो देखो 90 माइनस अल्फा, इसमें ए बी सी के अंदर 90 माइनस अल्फा कहां पर था, ए पर था, लेकिन बी डी सी के अंदर 90 माइनस अल्फा कहां पर है, बी के ऊपर है। तो सबसे पहले हम बी लिखेंगे, फिर 90 डिग्री डी पर है, और ये सी हो गया। इस तरीके से ये तो हो गया, समरूपता लिखना हो गया। अब इसमें जो भुजाओं का रेशियो बनता है वो कैसे बनता है, ए बी का जो रेशियो ए डी के साथ में होगा वही रेशियो बी सी का बी डी के साथ में या डी बी के साथ में होगा, और जो ए सी का रेशियो होगा वही ए बी का रेशियो होगा। ये इस तरीके से लिखी जाती है समरूपता, इनका भुजाओं का रेशियो। ऐसे ही हम दूसरे ट्रायंगल का इनका और इनका भी रेशियो लिख सकते हैं। ए बी का बी डी के साथ में जो रेशियो होगा वही बी सी का डी सी के साथ में होगा, और वही ए सी का बी सी के साथ में होगा, ठीक है, याद रखोगे। अब देखो, अब हम इनको लिख देते हैं, इनकी वैल्यू। ए बी की हमने क्या माना था, एक्स माना था, और ए डी क्या है, ए डी है ए, ठीक है, ये बराबर है बी सी है वाई, और डी बी कौन सा है, ये वाला डी बी ये वाला ना पी, और ए सी क्या है, ए सी है आर, और ए बी क्या है, एक्स, ठीक है। ऐसे ही दूसरा जो हम लिखेंगे एक्स वाई और ये आर, इन ये बराबर बनेगा बी डी है पी, और डी सी है बी, और बी सी है वाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, अगर हम देखो इनको देखते हैं तो एक्स स्क्वायर ये वाला, ये दोनों एक बार छोड़ दो इसको, ये तीनों बराबर है आपस में, तो ये दोनों भी बराबर होंगे ना आपस में, एक्स ये वाला दोनों, ये दोनों पद बराबर होंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए आर। एक्स स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, ए आर बन गया। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट सारे हमारे सामने। अब एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये भुजा इंटू ये पूरी भुजा ए आर, ये स्क्वायर बराबर होगा ये भुजा मल्टीप्लाई बाई ये पूरी भुजा, याद रखोगे। ऐसे ही देखो यहां से हम देखें, वाई स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, वाई स्क्वायर बराबर बन जाएगा बी आर के, वाई स्क्वायर। तो देखो ये वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर बनाने का, ये वाली साइड बी से लेके ये डी से लेके सी तक की ये बी है, बी इंटू आर, ये भुजा गुणा ये भुजा, ठीक है। ये दूसरा रिजल्ट आ गया, एक रिजल्ट आ गया, ठीक है। यहां से अब देखो आगे चल, हाँ अब देखो नेक्स्ट, इसके अंदर हम और क्या क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, इसको ध्यान से देखें हम। तो इन दोनों को रेशियो निकाल ले, मतलब एक्स स्क्वायर को अगर वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये ए आर अपॉन बी आर बनेगा, आर से आर कट गया, तो ये रेशियो बन जाएगा ए अपॉन बी के, है ना। तो
इस साइड का स्क्वायर का इस साइड के स्क्वायर के साथ जो रेशियो होगा वो बराबर होगा इन दोनों साइड के रेशियो के बराबर होगा। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर हमारा पढ़ा हुआ होता है तो हम कर सकते हैं। अगर रेयरेस्ट केस में भी अगर आप ऐसा पूछ लेगा, अगर आपको पढ़ा हुआ ही नहीं होगा तो आप किसी भी हालत में ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम रेयरेस्ट केस के लिए जब बहुत ही अच्छा पेपर बनाएगा उसके लिए पढ़ रहे हैं। तो ये रिलेशन आपको याद होनी चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल के। तीसरा रिलेशन हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है कि यहां से ये जो बनेगा एक्स वाई, ये एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा, एक्स वाई हम पी आर के बराबर कर सकते हैं, पी आर के। इसमें भी देखो ऐसा ही कर सकते हैं ना, एक्स वाई बराबर पी आर के। तो यहां से पी की वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स वाई अपॉन आर। ये क्या बन गया, ये इस परपेंडिकुलर की लेंथ नहीं बन गई क्या, ये जो हमने बी से डी पर परपेंडिकुलर डाला है इसकी लेंथ है। तो ये क्या है, एक्स वाई अपॉन आर, मतलब परपेंडिकुलर की लेंथ जो होती है लंब की लंबाई, ये क्या हो जाएगी, आधार गुणा लंब बट्टा कर्ण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, नहीं पढ़ा हुआ होगा तो आप कर ही नहीं पाओगे। लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, आधार गुणा लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, याद रखोगे। ये हमारा तीसरा रिजल्ट बन गया। अब इसको आगे देखो, पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हम यहाँ से रख सकते हैं क्या, इसको अगर हम ये देखो आर की वैल्यू निकाल ले यहाँ से तो ये एक्स वाई अपॉन पी बनेगा ना, एक्स वाई अपॉन पी, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बन गया। ये एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बराबर 1 अपॉन पी स्क्वायर है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे, मतलब इनको अलग अलग कर दे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, बाकी क्या रह जाएगा यहाँ से 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ये तीसरा रिलेशन आप याद रखोगे। ये अनदर रिलेशन है, मतलब 3-4 हो गए हमारे, 4-5 हो गए। एक रिलेशन आप इसमें एक और याद रखोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं ऊपर लिख देता हूं येलो में, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा बराबर होता है वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। ये रिलेशन और याद रखोगे आप, ये भी इन्हीं थ्योरम से निकाला जा सकता है, आप निकाल के देखना एक बार। ठीक है, तो ये मोटे मोटे रिलेशन है, आपको याद होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ये है, ठीक है, एक ये वाला भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है रेयरेस्ट केस के अंदर। ये वाले रिलेशन हम जब हम सिमिलरिटी पढ़ते हैं, इनका एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तब ये रिलेशन काम में आते हैं हमारे, ध्यान रखोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इसका एरिया, समकोण त्रिभुज का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है समकोण त्रिभुज का एरिया। पेरीमीटर, पेरीमीटर तो चारों जो तीनों भुजाएं हैं तो चारों साइड होती हैं, चारों साइड नहीं होती, इसमें 3 ही साइड होती हैं, लेकिन चारों ओर बोला जाता है। चारों ओर का जो साइड्स हैं उन सभी का सम हो जाता है पेरीमीटर। अब दूसरा क्या आता है, पेरीमीटर के बाद में ट्रिपलेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी लिस्ट में अलग से बना के डाल दूंगा, आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं, 3, 4, 5, ये इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब देखो कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर को सेटिस्फाई करा ना, मतलब दो भुजाओं का स्क्वायर का सम तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है, तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाएगा इस तरीके से। ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 है, ये इसका स्क्वायर 9 प्लस 16 बराबर 25 होगा, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, तो अब एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया, तो इसके जितने भी मल्टीपल होंगे वो सब के सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेंगे। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सब के सब क्या बनेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेंगे। तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 6, 8, 10, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, है ना। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 12, 15 बनेगा। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 16 और 20 बन जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। इसके बाद में दूसरा आता है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर 8, 15, 17
ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट जो आता है हमारा 5, 12, 13 बनता है हमारा 7, 24, 25, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है। मतलब इनके जितने भी मल्टीपल बनेंगे वो सब के सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। तो ये मोटे मोटे हैं, आपको याद रखने हैं, बाकी मैं लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बाद हम जो नेक्स्ट चलते हैं वो है हमारा न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज में तीनों कोण क्या होना चाहिए, न्यूनकोण होना चाहिए। तीनों कोण न्यूनकोण हो सकते हैं। कोई भी ट्राइंगल है उसके अंदर दो कोण 90 डिग्री नहीं हो सकते, ना ही दो कोण अधिक कोण हो सकते हैं, लेकिन तीनों कोण न्यूनकोण हो सकते हैं, ठीक है। तीनों कोण न्यूनकोण हो सकते हैं। तो तीनों कोण क्या होने चाहिए, न्यूनकोण होने चाहिए। न्यूनकोण मतलब 90 डिग्री से कम होने चाहिए, 90 डिग्री से कम होने चाहिए, ठीक है, याद रखोगे। ऐसे ही इसके साथ में ही एक अधिक कोण त्रिभुज बनता है, अधिक कोण त्रिभुज बनता है। इसके अंदर एक एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक कोण अधिक कोण होना चाहिए। एटलीस्ट मतलब एक कोण ही अधिक कोण हो सकता है, दो कोण अधिक कोण हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये अधिक कोण त्रिभुज बन जाएगा। अब इस पर बेस्ड बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एरिया तो इनका किससे फाइंड किया जाता है, हीरोन फॉर्मूला, जो हम एरिया हीरोन फॉर्मूला से, जो हम जब एरिया पढ़ेंगे उस टाइम कर लेंगे इसको। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन, ठीक है। इनके सेंटर की बात, हम कहां पर इनके सेंटर होते हैं, कौन कौन सा सेंटर बन सकता है इसके अंदर, कौन से त्रिभुज के अंदर कौन सा सेंटर कहां पर स्थित होता है, वो हम सेंटर में पढ़ेंगे ना। त्रिभुजों के केंद्र, त्रिभुजों के केंद्र पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस के ऊपर। देखो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, यदि त्रिभुज की भुजाओं का माप x² - 1, x² + 1 एंड 2x है तो त्रिभुज किस तरीके का होगा। जब हमारे पास भुजाएं होती है तो हम त्रिभुज को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हमने रिलेशन देखा था a² + b² बराबर c² हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज, और अगर c छोटा रह गया, a² + b², अगर c छोटा रह गया तो ये बनेगा न्यूनकोण, और c बड़ा बन गया, c² अगर बड़ा बन गया इन दोनों के स्क्वायर के सम से तो ये बनेगा अधिक कोण। इसी तरीके से हमने किया था। अब हम देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सा अप्लाई करेंगे। तो ये जो साइड दी गई है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को रिप्रेजेंट करती है। तो हम समकोण वाला अप्लाई करके देखेंगे। समकोण वाला करेंगे तो देखो यहां से हमने देखा कि x² + 1 का होल स्क्वायर बराबर बनना चाहिए x² - 1 के प्लस 2x होल स्क्वायर के, ये बराबर बनेगा हमेशा। आप करके देख सकते हो, x 4 बन जाएगा यहाँ से, प्लस 2x² + 1, ये बनेगा x4 माइनस 2x² + 1 + 4x², है ना। तो ये वाला इधर जाएगा तो -4², ये प्लस का 4x², ये कट गया, ये 1 से 1 कट गया, ये वाला कट गया, मतलब दोनों साइड बराबर आ गई, दोनों साइड बराबर आ गई। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट में दिया गया किसी त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं और ये त्रिभुज किस तरीके का होगा। भुजाओं का रेशियो दिया गया है हमें 3:1 सही 1/4 अनुपात 3 सही 1/4। तो इसको सिंपल रेशियो में लिखेंगे तो ये बनेगा 3, ये बनेगा 5/4 और ये 13/4। तो ये 4 का इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो सबसे मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम को, तो 4 × 3 12, 5/4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रह जाएगा, 13/4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13 रह जाएगा। 5, 12, 13 का क्या बन गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया। तो ये भी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। नेक्स्ट में दिया गया है यदि एक त्रिभुज के दो कोण 21 और 38 है ना, तो ये त्रिभुज किस तरीके का होगा। तो देखो दो कोणों का सम, दो कोण का सम कितना बन जाएगा, यहाँ से 50 और ये 59, जो 59 है ये तीसरे कोण से छोटा रह गया, तीसरे कोण से छोटा रह गया, मतलब C जो है वो बड़ा बन गया। ये C जो है दोनों कोणों के सम से बड़ा बन गया, तो इसलिए क्या हो गया, अधिक कोण हो गया ना, अधिक कोण हो गया। अधिक कोण मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनेगा। नेक्स्ट में दिया गया है एक त्रिभुज को समकोण त्रिभुज नहीं कहा जाता यदि उसकी भुजाओं का माप, देखो ट्रिपलेट चेक कर रहा है वो यहाँ पे 5, 7 और 9, तो ये तो ट्रिपलेट नहीं है। 6, 8 और 10 ये ट्रिपलेट है।
5 12 13 ये भी ट्रिपलेट है, 3 4 5 ये भी ट्रिपलेट है। तो इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तीनों ट्रिपलेट पूछ लिए यहाँ पे। नेक्स्ट में दिया गया है निम्नलिखित में से लंबाई का कौन सा सेट समकोण नहीं हो सकता। वापस ट्रिपलेट ही चेक कर रहा है। देखो 7 24 25 मैंने बताया था, 9 12 और 16। देखो इसमें से 3 से देखो ये ट्रिपलेट नहीं हो सकता ना, 9 12 और क्या आना चाहिए, फिर यहाँ पे 3 4 5 का बनता है ना ट्रिपलेट। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 12 9 12 15, 9 12 15 का बनता है, 9 12 16 का नहीं बनता। तो ये वाला नहीं हो सकता। 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। तो ये वाला हमारा ट्रिपलेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट में दिया गया है एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13 16 और 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज किस तरीके का है। देखो त्रिभुज की दो भुजाओं का, ये देखो ये कितना बनेगा, इसका स्क्वायर 169 है ना, और ये प्लस 10 स्क्वायर ये बराबर अगर 16 स्क्वायर के है तब तो क्या बन जाएगा, राइट एंगल। ये बड़ा बन गया, देखो इन दोनों को सोल ही कर देते हैं ना, तो ये 269। ये क्या हो गया, सी जो है छोटा रह गया, इससे सी जो है सी स्क्वायर छोटा रह गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यही तो सीखा था हमने। अगर ए स्क्वायर दो भुजाओं का सम, दो हमने छोटी भुजाएं ले ली 13 और 10, इन दोनों का स्क्वायर का सम तीसरी भुजा के स्क्वायर से बड़ा बन गया, मतलब तीसरा ये छोटा बन गया, तीसरी भुजा इसका स्क्वायर छोटा बन गया, तो न्यून कोण बनना चाहिए। अगर ये बड़ा रह जाता तो ये अधिक कोण बन जाता, ये छोटा रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, नेक्स्ट में दिया गया है यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1 2 3 दिया गया है तो विपरीत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ये स्पेशल केस है, देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा जो हाइट एंड डिस्टेंस है ना हमारा चैप्टर, उसका बेस बनता है यहाँ पे। अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है 1 2 3, तो दो कोणों का सम तीसरे कोण के बराबर बन गया, तो ये तो हमें पता चल गया कि a प्लस b बराबर c बन गया। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये तो हमें पता चल गया यहाँ पे इनको देख के। 1 + 2 ये बराबर बन गया इस तीसरे के, तो ये समकोण त्रिभुज है। अब हमें ये नहीं पूछा कि ये समकोण त्रिभुज है, हमें तो पूछा है कि इनकी जो कोण बने ना, इनकी विपरीत भुजाओं का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा। तो हमने मान लिया कि ये 90 डिग्री है, ये हमने 60 डिग्री मान लिया, और ये हमने 30 डिग्री मान लिया। तो 30 डिग्री के सामने की अगर भुजा अगर हम 1 माने, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा अगर हम 1 मानेंगे तो 90 डिग्री के सामने की भुजा इससे दुगनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर हम 30 डिग्री के सामने की भुजा अगर हम 1 माने तो 60 डिग्री के सामने की भुजा इस 1 की √3 टाइम हो जाएगी। ठीक है, तो 30 60 और ये 90 ये तीनों बनेंगे। 30 के सामने अगर हमने 1 माना तो 60 के सामने कितना बनेगा, √3, और 90 के सामने 2, तो ये इनकी अपोजिट साइड्स है, उनका रेशियो आ जाएगा। कितना बनेगा, 1 √3 और 2, ऑप्शन ए के अंदर। ये हमारी हाइट एंड डिस्टेंस का बेस है, बहुत ही बार काम में आता है हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर। ये जो रूल है हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत ही यूजफुल है। नेक्स्ट में दिया गया है त्रिभुज के दो कोणों का योग उसके तीसरे कोण के बराबर है। तो ये कौन सा बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो तीसरे कोण का माप क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। नेक्स्ट में हमें दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 3√7 सेंटीमीटर है। पी भुजा बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि बीपी और पीसी का रेशियो 1:2 है। एपी की लंबाई हमें फाइंड करनी है। तो समबाहु त्रिभुज का बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। ये क्या बताया गया है कि एबीसी जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें बीसी पर एक बिंदु पी है। जो पी बिंदु है वो बीसी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमें ये एपी की लेंथ निकालनी है। तो एपी की जो लेंथ होती है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा ड्राइव किया हुआ है, वो होता है a + b होल स्क्वायर माइनस ab का रूट, है ना। क्या हो जाएगा, अगर इसको a और b रेशियो में डिवाइड करें, a और b रेशियो में डिवाइड करें तो दोनों का सम करके स्क्वायर करके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन घटा देना, फिर रूट कर देना, ये AP की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अगर इसका हमें AP और AB का रेशियो बनाना है, AP और AB का रेशियो निकालना है, तो AP तो ये हो ही जाएगा a + b होल स्क्वायर माइनस ab रूट अपॉन a + b। ये क्या आ जाएगी, AB की लेंथ। देखो BC की लेंथ क्या है, अगर इसको A और B के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो A और B, A + B BC की लेंथ हो जाएगी ना। BC और AB और AC तीनों बराबरी तो है, तो AP और AB का रेशियो निकालो, या फिर AP और BC का रेशियो निकालो, या AP और AC का रेशियो निकालो, ये तीनों रेशियो सेम ही है ना।
इस तरीके से निकाल सकते हैं हम, है ना। अब ये आया कैसे वो बता देता हूं सॉरी हमने मान लिया कि हमारे पास ये कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी ये P जो पॉइंट है इसको A/B में डिवाइड कर रहा है। ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया। यहां से अगर इसको AP की लेंथ निकालनी है तो हमने क्या किया कि यहां से एक पॉइंट है, इससे हमने लंब डाल दिया इसके ऊपर। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमने पढ़ा था कि एक वर्टेक्स से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। तो ये D पॉइंट मान लिया हमने, ये D पॉइंट मान लिया, ठीक है। तो ये BD जो लेंथ है ये क्या हो जाएगी, A प्लस B बट्टा 2 नहीं हो जाएगी क्या, है ना। ये अगर A प्लस B पूरी है तो आधी कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी। ये BD लेंथ होगी, लेकिन हमें BD का लेंथ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, PD लेंथ चाहिए। तो PD लेंथ के लिए क्या चाहिए होगा हमें, PD देखो, PD ये वाली लेंथ है, इसमें से देखो BD में से अगर ये वाली लेंथ घटा देंगे तो PD बच जाएगी। तो ये लेंथ है कितनी, A है ना, A घटा देंगे अगर इसमें से A प्लस B/2 में से जब हम A घटा देंगे तो ये PD के बराबर हो जाएगी, PD के बराबर हो गई। PD की लेंथ क्या आ जाएगी, ये 2A बनेगा तो B माइनस A, ये क्या बन जाएगा B माइनस A बट्टा 2, ये PD की लेंथ आ गई। PD हमारे पास आ गया B माइनस A बट्टा 2, ठीक है। ये AD है ना, AD क्या हम निकाल सकते हैं, AD तो हाइट ही तो है, इसकी हाइट हम निकाल सकते हैं किसी भी समबाहु त्रिभुज की √3/2 ऑफ A। A क्या है, साइड है, साइड क्या है यहाँ पे A प्लस B तो है, A प्लस B, ये क्या है रेशियो में चल रहे हैं, एक्चुअल साइड नहीं है ना। बाकी हम इस रेशियो को कैसे सोल्व कर सकते हैं वो आके सीख लेंगे। ये आ गई इसकी हाइट। अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया क्या, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये समकोण हो गया, ये साइड है हमारे पास, ये साइड है, तो हम AP निकाल सकते हैं, AP निकाल देंगे। तो यहां से देखो हमने हाइट का √3/2 ऑफ A प्लस B इसका स्क्वायर किया और ये बेस का स्क्वायर कर दिया, B माइनस A/2 इसका स्क्वायर कर दिया। तो ये किसके बराबर हो गया, कर्ण के स्क्वायर के बराबर, है ना। ये होल स्क्वायर होगा, ये होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये बनेगा 3/4 A प्लस B होल स्क्वायर प्लस ये B माइनस A होल स्क्वायर बाई 4 है। समझ में आई, दोनों जगह LCM 4 आ जाएगा, तो इसको हम LCM ही लिख देते हैं नीचे एक डायरेक्ट, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये A प्लस बी होल स्क्वायर है, देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB तीनों से मल्टीप्लाई है बाहर, तो ये बनेगा 3A स्क्वायर प्लस 3B स्क्वायर प्लस 6AB बनेगा, ठीक है। ये B माइनस A होल स्क्वायर है, तो इसको सोल्व कर सकते हैं हम। इसको सोल्व करेंगे तो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB नीचे क्या है 4 है ना, और ये चल रहा है AP स्क्वायर के बराबर, AP स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ध्यान से समझो कि ये जो 6AB है इसमें से 2AB घटेगा तो 4AB बचेगा। मैं इसको ऊपर लिख देता हूं इधर, ये 3A स्क्वायर, ये A स्क्वायर, ये 4A स्क्वायर बन गया। ऐसे ही 3B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये 4B स्क्वायर बन गया, और आगे हमारे पास 4AB बच गया। नीचे 4 है, 4 कॉमन निकल जाएगा, या फिर तीनों के अंदर 4 है तो ये 4 इससे कट जाएगा, कट गया। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, तो ये क्या आया गया हमारे पास, AP स्क्वायर की वैल्यू आ गई, AP स्क्वायर की वैल्यू। तो AP की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में कर सकते हैं, इसको रूट में कर लेंगे तो ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, है ना, इसका रूट आ गया। तो ये जो हमारा AP है, लेकिन जो हमने फॉर्मेट लिखा था उसके कंपेयर में थोड़ा सा मुश्किल है सोल्व करना, तो इसको हम हमारे फॉर्मेट में लेके चलते हैं। हमने क्या किया कि इसमें एक AB ऐड कर दिया और एक AB घटा दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2AB हो जाएगा। 2AB होता ही ये A प्लस B होल स्क्वायर बन जाएगा, A प्लस B तो होल स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से AB घटा देंगे ना, जो हमने घटाया था वो अभी बचा हुआ ना, इसको रूट में लिखते ही ये आ जाएगा AP, ये आ जाएगा AP की वैल्यू, ठीक है। ये AP आ गया। अब इसको हम AB के साथ में रेशियो निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी त्रिभुज की, मतलब इस त्रिभुज की किसी भी साइड के साथ में रेशियो निकाल सकते हैं इसका। तो वो हम अगर लिखना चाहें तो वो हम आगे लिख देते हैं, देखो एक सेकेंड। AP का AB के साथ में, या फिर इस त्रिभुज की किसी भी साइड के साथ में रेशियो लिखना चाहें तो वो कैसे लिख सकते हैं, AP का AB के साथ में हम रेशियो लिखेंगे। हमने फाइंड किया A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस AB रूट है अपॉन A प्लस बी। A प्लस बी तो है साइड, BC AB और AC तीनों बराबर है। BC हमने क्या माना, A प्लस बी तो माना है,
ठीक है, तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा। अब इसको यूज करते हुए हम इस तरीके के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बाकी इसको सोल्व करने के और भी मेथड है, लेकिन ये सबसे फास्ट मेथड है ना, इसीलिए मैंने बताया है। ठीक है, अब देखो यहां से हमें क्या दिया गया है, बीपी एपी की लेंथ पूछी है, साइड जो दी गई है एबी ये 3√7 दी गई है, तो एपी अपॉन एबी ये 3√7 आ गया। हमें निकालना है ए प्लस बी, ये कितना बनेगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से हमें क्या घटा देना है 2, इसका रूट करेंगे और नीचे क्या आ जाएगा ए प्लस बी मतलब 3 आ गया। 3 से 3 कट गया, यहाँ से √7 बचा हुआ है एपी और यहाँ पर भी √7 बचेगा। √7 ये √7 है, नीचे बना है 1 है ना, √7 से मल्टीप्लाई होके एपी कितना बना लेगा 7 सेंटीमीटर। एपी कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट में दिया गया है हमें एक समकोण त्रिभुज बताया गया है जिसमें ए पर समकोण है, ये ए पर समकोण हो गया। यदि एडी लंब है बीसी पर, एडी लंब हो गया बीसी पर, एडी बता दिया पी, बीसी बता दिया हमें ए और सी ए बता दिया हमें बी, सी ए बता दिया हमें बी और ए बी बता दिया हमें सी। तो हमने क्या रिलेशन पढ़ा था वहां पे, 1/p² बराबर 1/c², ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस 1/ इस साइड का स्क्वायर, तो ये c² प्लस 1/b², ये रिलेशन बनेगा इसके साथ में। तो ये किस में दिया गया है, ऑप्शन बी के अंदर। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, ये सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन ही है। ठीक है, नेक्स्ट में दिया गया है हमें त्रिभुज एबीसी में ए पर समकोण है। ठीक है, ए पर समकोण बताया गया हमें, ये 90 डिग्री हो गया। एम भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, एम जो है इसका मध्य बिंदु हो गया। अब देखो मध्य बिंदु जो होता है वो बीसी का है मध्य बिंदु, है ना, तो ये जो मध्य बिंदु हो गया इसकी मीडियन होती है एक तरीके से। ये जो मीडियन जो होगी, मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन तो होती है मध्य, किसी वर्टेक्स से किसी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन मीडियन होती है। मीडियन क्या होती है समकोण त्रिभुज की, कर्ण की आधी होती है, कर्ण की आधी होती है, याद रखना है ना। ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर होंगी, ये याद रखना। जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम इसको जब से सेंटर्स पढ़ेंगे ना उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको। और डी भुजा बीसी पर एक ऐसा बिंदु है कि एडी लंब है बीसी पर, एक लंब और डाला गया इसके ऊपर भाई, ये लंब डाल दिया गया है, एडी लंब हो गया बीसी पर। यदि ए बी 7 सेंटीमीटर है, एस सी 24 सेंटीमीटर है, तो ये बीसी कितनी बन जाएगी 25 सेंटीमीटर बन जाएगी ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। बाकी इसको स्क्वायर ऐड करके भी निकाल सकते हैं। हमें निकालना है एडी और एएम का रेशियो। एडी क्या बनेगा, देखो एडी ये जो लंब है इसकी लेंथ क्या होती है, हमने पढ़ा था आधार गुणा लंब बट्टा कर्ण, यही तो पढ़ा था हमने एडी की लेंथ। ये जो पी की लेंथ निकाली थी आधार गुणा लंब बट्टा कर्ण निकाला था, ये गुणा ये बट्टा ये पूरी लेंथ। इसका रेशियो हमें निकालना है ए एम के साथ में। ए एम क्या है, ए एम मैंने क्या बताया, कर्ण का आधा, कर्ण का आधा है ना, कर्ण का आधा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये तो बन गया 625 और ये मिलेगा 14 गुणा 24। तो इसको सोल्व करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सके, 14 4 56 केरी 5 28 और 5 33 और ये 625, ये रेशियो आ जाएगा 336 और 625। ठीक है, नेक्स्ट में दिया गया है एक त्रिभुज की भुजाएं 60, 61 और 11 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा ना, 11 60 61, 11 60 और 61 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 गुणा बेस 60 है और हाइट 11 मान सकते हैं, बेस 11 मान सकते हैं, हाइट 60 मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो सबसे बड़ी भुजा होगी ना ये कर्ण होगी हमेशा, किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा को हमेशा कर्ण मानना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 30 बन जाएगा, ये कितना आ जाएगा 330 सेंटीमीटर। ये केवल पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद करवाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि इतने सॉरी जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है वो यहां तक पूछता है, वो तो यहां तक आपको याद होने चाहिए ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे। नेक्स्ट में दिया गया है ये वाला, देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये 8 15
और ये 17, ये ट्रिपलेट बन गया। तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम आसानी से, 1/2 गुणा 16 गुणा 30, क्योंकि तीसरी जो साइड है वो तो कर्ण बन गई। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 8 कटेगा, ये 240 आ जाएगा। 240 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में दिया गया है त्रिभुज में हमें फाइंड करना है कि कौन सा समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरियन ट्रिपलेट 7, 24, 25 दिया गया, 7, 24, 25। नेक्स्ट में दिया गया समकोण त्रिभुज की आधार और ऊंचाई 15, 8 है। तो विपरीत सिर से उसके कर्ण तक की ऊंचाई, ये जो लंब पूछा है हमें, इस लंब की लंबाई पूछी है यहाँ पे। तो ये 8, 15 और ये 17। ठीक है, तो कर्ण की लंबाई क्या, कर्ण पर डाले गए जो लंब है इसकी लंबाई क्या होती है, आधार गुणा लंब बट्टा कर्ण। तो 120/17, 17 संति 119 और 1/17, 7 से 1/17, 7 से 1/17 ऑप्शन सी के अंदर दिया गया। ये ऐसे है 7, 1/17, 7 से ही 1/17 ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में दिया गया है किसी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका एडी को बढ़ाया गया है, और किसी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका ए बी सी की माध्यिका ए डी को बढ़ाया गया है। ठीक है, और उस पर लंब सी एफ डाला गया है, ये लंब हो गया, लंब डाला गया है। बीई जो है एडी पर लंब है, एक लंब और डाला गया है, ये बीई। यदि BC 34 सेंटीमीटर है, ये BC जो है ये 34 सेंटीमीटर, तो ये 17 और ये भी 17, क्योंकि D जो है मध्य बिंदु ना इनका, D जो है वो मध्य बिंदु है। ठीक है, DF के बारे में हमें क्या बताया गया है कि ये जो DF है ये 8 सेंटीमीटर है। तो ये समकोण हो गया, समकोण के सामने कर्ण बनता है, कर्ण 17 हो गया, ये 8 हो गया। तो ये जो साइड है ये कितनी बनेगी, 15 बन जाएगी ना, ये 15 बन गई। हमें पूछा है BE की लंबाई, ये जो BE है इसकी लंबाई पूछी है हमें। तो यहाँ पे हम इसको गौर से देखें तो ये दोनों कोण बराबर बनेंगे, ये दोनों कोण 90 डिग्री हो गए, ये दोनों साइड बराबर हो गई। तो ये ASA क्या बन गया, सर्वांग सम। ये दोनों क्या बन गए, सर्वांग सम त्रिभुज बन गए। तो सर्वांग सम त्रिभुज बन गए तो ये दोनों साइड भी बराबर बन जाएंगे। ये हम केवल फाउंडेशन के रूप में देख रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के। जब हम कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी पढ़ेंगे तब हम उन चीजों से थोड़ा सा अवेयर रहें कि किस तरीके से काम करती है ये, इसलिए ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, सर्वांग समता में एक रूल होता है ASA, वो अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो हमारी जो BE की साइड है वो कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर, याद रखोगे। नेक्स्ट में दिया गया है, ये हम पीछे कर चुके हैं, ये क्या बनेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, x स्क्वायर 2x और x स्क्वायर -1। तो हमें कर्ण पूछा है, कर्ण क्या हो जाएगा, x स्क्वायर +1, x स्क्वायर +1 इसमें कर्ण बनेगा। नेक्स्ट में हमें दिया गया है 7, 24, 25, 12, 16, 20 और 16, 63, 65। 16, 63, 65 का ट्रिपलेट बनता है। ये सारे के सारे ट्रिपलेट दिए गए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हमने डिस्कस किया था इनके बारे में पीछे। ये 16, 63, 65 का ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है, याद रखोगे। तो अब तक हमने राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट्स की प्रैक्टिस कर ली। हमने जितने भी क्लासिफिकेशन के अंदर जो ट्राइंगल पढ़े थे, जितने भी क्वेश्चन थे जिनकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उन सब की प्रैक्टिस कर ली, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल पढ़ लिया हमने, समद्विबाहु पढ़ लिया, कुछ की एरिया की भी प्रैक्टिस कर ली हमने, कुछ सिमिलरिटी की जो फाउंडेशन है सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी की वो भी थोड़ी सी देख ली। और अब हम चलेंगे त्रिभुजों के क्षेत्रफल और परिमाप की तरफ, है ना। क्षेत्रफल और परिमाप हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में।